90 के दशक का एक पुराना फिल्मी फार्मूला है, एक लड़की और लड़का और फिर आपस में प्यार। लड़की बड़े रसूख वाले पिता की बेटी, पिता जो इस रिश्ते से हरगिज खुश नहीं, जो लड़के को पहले ब्लैंक चेक देता है और फिर धमकी। लड़का अपने प्यार के लिए गुंडों से मार खाता है, दसियों दिक्कतें सहता है, लेकिन अंत में अपना प्यार हासिल करके दम लेता है। लेकिन जिंदगी फिल्म नहीं, इसलिए यहाँ कहानी अक्सर पलट जाती है। असल में जो होता है उसके लिए अंग्रेजी वालों ने एक शब्द इजाद किया हुआ है, हॉनर किलिंग, मने इज्जत के लिए की जाने वाली हत्या। आज कहानी हॉनर किलिंग के हाई प्रोफाइल केस की, एक केस जिसका संबंध उत्तर प्रदेश के एक बाहुबली परिवार से था। हम बात कर रहे हैं साल 2002 में हुए नीतीश कटारा हत्याकांड की। तो दोस्तों, इस कहानी को पूरा जानने और सुनने के लिए आपको वीडियो में आखिरी तक बने रहना पड़ेगा। और हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और ये कहानी आपको कहीं से भी ये प्रेरणा देती है कि हमारे समाज में रह रहे कुछ ऐसे लोग जिन्होंने इंसानियत को ही शर्मसार कर दिया, उनसे सतर्क कैसे रहा जाए। तो अपनी एक लाइक हमारी वीडियो पर जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्राइम स्टोरी विद देविका में। तो आइए चले कहानी की ओर। भारती यादव यूपी के दबंग और बाहुबली नेता डीपी यादव की बेटी और जेसिका लाल हत्याकांड में शामिल रहे विकास यादव की बहन थी। साल 1998 में भारती यादव गाजियाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी यानी IMT से MBA करने चली गई और वहीं पर उसकी मुलाकात नीतीश कटारा से हुई। 25 वर्षीय नीतीश कटारा बेहद ही हंसमुख और मजाकिया होने के साथ साथ एक जिम्मेदार लड़का था। नीतीश के पिता एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर थे और मां नीलम कटारा भी गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन ऑफिसर थी। नीतीश का एक छोटा भाई भी था, नितिन कटारा। भारती यादव नीतीश कटारा की क्लास में थी। गाजियाबाद IMT में ही उन दोनों की दोस्ती हो गई, लेकिन फिर धीरे धीरे वह दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। नीतीश भारती के फैमिली बैकग्राउंड से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ था, लेकिन वह यह बात भी जानता था कि भारती यादव अपने परिवार वालों से हटकर एक बिल्कुल ही अलग, विनम्र और हंसमुख लड़की है। उन दिनों नीतीश के पिता बहुत बीमार चल रहे थे और इसीलिए साल 2000 में MBA की पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद नीतीश ने दिल्ली में ही एक कंपनी में नौकरी कर ली और उधर आरती यादव अपनी पढ़ाई के बाद अपने घर चली गई। यानी अब भारती और नीतीश का मिलना जुलना तो बहुत कम हो गया था, लेकिन उन दोनों के बीच बढ़ती इन दूरियों ने उन दोनों को एक दूसरे के और भी ज्यादा करीब ला दिया। और अब वो जान गए थे कि वह दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। और फिर साल 2000 में उनका प्यार परवान चढ़ने लगा तो उन दोनों के बीच चिट्ठियों और फोन पर बातचीत का सिलसिला बढ़ने लगा। भारती यादव नीतीश के घर कार्ड और महंगे महंगे फूलों के गुलदस्ते भेजती थी। शुरू में तो उन गुलदस्तों का साइज छोटा हुआ करता था, लेकिन उनका प्यार गहरा होने के साथ उन गुलदस्तों का साइज भी बड़ा होने लग गया था। और फिर एक दिन नीतीश कटारा ने अपनी मां नीलम कटारा से कहा कि मां, मैं अभी शादी करना तो ना चाहता था, लेकिन भारती के पिता उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि भारती हमारे ही घर में आए, क्योंकि नीतीश की मां भारती यादव से पहले भी कई बार मिल चुकी थी और नीतीश की मां नीलम कटारा को भी भारती में कोई कमी नहीं दिखती थी, क्योंकि भारती में न तो अमीर घर की होने का घमंड था और न ही कोई दिखावा था, बल्कि उसके अंदर शालीनता दिखाई देती थी। यानी उसका स्वभाव अपने परिवार से बिल्कुल अलग था। हालांकि जब नीलम कटारा को भारती यादव के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता चला तो वह इस बात से थोड़ा डर गई थी कि पता नहीं भारती के परिवार वाले नीतीश और भारती के रिश्ते के बारे में जानकर क्या रिएक्ट करेंगे, क्योंकि उस समय जेसिका लाल हत्याकांड में
संलिप्त रहे भारती के भाई विकास यादव की खबर हर न्यूज चैनल्स और अखबारों में आती रहती थी, और वहीं भारती के पिता डीपी यादव भी उत्तर प्रदेश के बाहुबली और दबंग नेता थे। डीपी यादव की उत्तर प्रदेश में तूती बोलती थी। 4 बार विधायक, 2 बार सांसद और 2 बार उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके बाहुबली नेता डीपी यादव, जिनसे अच्छे दबंग नेता भी कांपते थे, ऐसे बैकग्राउंड से आने वाले इंसान से और उनके परिवार से तो किसी भी व्यक्ति का डरना लाजमी था। और अगर उन दोनों के परिवारों को देखें तो कहां भारती यादव का परिवार और कहां नीतीश कटारा का सीधा सादा सा परिवार। खैर, नीतीश की मां नीलम कटारा ने एक दिन अपने बेटे से कहा कि नीतीश, तुम्हें भारतीय जितने महंगे फूलों के गुलदस्ते भेजती है, अगर तुम भी उसे वैसे ही गुलदस्ते भेजने लगे तब तो तुम्हारी पूरी सैलरी उन गुलदस्तों में ही चली जाएगी। और फिर भारती जिस फैमिली बैकग्राउंड से आती है, हमें तो यह भी नहीं पता कि वह हमारे परिवार में घुल मिल पाएगी या नहीं। इस पर नीतीश ने अपनी मां को समझाते हुए कहा था कि मां, भारती वैसी बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उसे तो हमारा परिवार बहुत अच्छा लगता है। नीतीश ने अपनी मां से कहा था कि हम उतने अमीर भले ही ना हो, लेकिन हम एक साथ तो हैं। हालांकि भारती के पिता तो आज तक उसे और उसके भाइयों को कभी एक साथ बाहर कहीं घुमाने तक नहीं ले गए हैं, और भारती को वो छोटी छोटी खुशियां कभी नहीं मिली जो हमारे परिवार में हमें मिलती है। अपने बेटे की बात सुनकर मां नीलम कटारा ने कहा कि फिर ठीक है, मैं खुद ही डीपी यादव से भारती और तुम्हारे रिश्ते के बारे में बात करूंगी। लेकिन नीतीश ने अपनी मां को ऐसा करने से मना कर दिया। नीतीश ने अपनी मां को बताया कि भारती के परिवार वाले भारती की शादी कभी भी गैर बिरादरी में नहीं होने देंगे, इसलिए भारती खुद अपने पिता से हम दोनों के बारे में बात करेंगे। वो बस अपने भाइयों के कहीं जाने का इंतजार कर रही है। उसे डर है तो केवल अपने भाइयों का, क्योंकि उसके भाई यह बात कभी नहीं मानेंगे कि भारती की शादी मेरे से हो। लेकिन इधर भारती के भाइयों को भी नीतीश कटारा और भारती के रिश्तों की भनक लग चुकी थी, और वह यह नहीं चाहते थे कि उन दोनों का रिश्ता आगे बढ़े। और इसी के चलते नीतीश कटारा को भारती के परिवार वालों की तरफ से कई बार धमकियां भी मिली थी, लेकिन नीतीश फिर भी पीछे नहीं हटा भी। भारती अपने पिता डीपी यादव से अपनी और नीतीश के बारे में बात करने का मौका ढूंढती रही, हालांकि वह मौका उसे कभी नहीं मिल सका। और फिर 16 फरवरी साल 2000 में भारती यादव और नीतीश कटारा दोनों अपने कॉमन फ्रेंड शिवानी गौड़ की शादी में गाजियाबाद पहुंचे, और शादी में भी भारती की मां, भाई विकास यादव, बहन भावना यादव और भारती का कजिन विशाल यादव भी मौजूद था। विशाल यादव डीपी यादव की बहन का लड़का था, और वहीं नीतीश कटारा अपने एक दोस्त भरत दिवाकर के साथ टैक्सी से शादी में पहुंचा था। फिर विकास और विशाल ने शादी में अपनी बहन भारती को नीतीश के साथ डांस करते, फोटो खिंचवाते और साथ में हंसते मुस्कुराते बातें करते देखा, तो वह दोनों अंदर ही अंदर गुस्से में पागल होने लग गए। और अब विकास यादव को नीतीश कटारा उनके परिवार की प्रतिष्ठा पर लगे दाग की तरह लगने लगा था। और फिर उसी रात विकास और विशाल ने यह मन बना लिया था कि आज इस दाग को हमेशा के लिए धो डालना है, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। इसके बाद विकास और विशाल अपने दोस्तों के साथ शराब पीने चले गए, और इधर नीतीश अपने दोस्त भरत दिवाकर के साथ खाना खाने लगा। लेकिन तभी अचानक भारती का कजिन विशाल यादव खाना खा रहे नीतीश कटारा के पास नशे की हालत में पहुंचा और नीतीश से उसका नाम पता पूछने लगा। नीतीश ने विशाल को नशे में धुत देखकर भरत दिवाकर से इशारे में कहा कि मैं जल्दी ही से छुटकारा पाकर वापस खाना खाने आता हूं।
इसके बाद नीतीश विशाल के साथ चला गया और फिर वहां से विकास और विशाल ने नीतीश को अपने साथ टाटा सफारी में बैठा लिया। उस टाटा सफारी में विकास यादव, विशाल यादव और नीतीश कटारा के अलावा एक और व्यक्ति मौजूद था। उसका नाम था सुखदेव पहलवान। दरअसल सुखदेव पहलवान किराए का हत्यारा था और उसे विकास यादव ने खास तौर पर नीतीश कटारा को मारकर उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए बुलाया था। इसके बाद वो तीनों नीतीश कटारा को शादी वाली जगह से करीब 80 किलोमीटर दूर बुलंदशहर के खुर्जा जगह पर ले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने नीतीश कटारा को कार से नीचे उतारा और हाईवे से थोड़ा हटकर एक सुनसान जगह पर पुल के नीचे ले गए। उसके बाद उन तीनों ने मिलकर नीतीश कटारा को बड़ी ही बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। नीतीश कटारा को बुरी तरह से पीटने के बाद भी उन तीनों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। भारती का भाई विकास यादव तो जैसे गुस्से से पागल ही हो गया था। उसका गुस्सा तो बढ़ता ही गया। फिर वह गाड़ी से एक हथौड़ा निकाल लाया और उस हथौड़े से नीतीश कटारा को मारने लगा और जल्दी ही विकास यादव, विशाल यादव और सुखदेव पहलवान के साथ मिलकर अपने परिवार की प्रतिष्ठा पर लगे दाग को मासूम नीतीश कटारा के खून से धो दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी कार से पेट्रोल निकाला और पेट्रोल को नीतीश कटारा के ऊपर छिड़क कर आग लगा दी। विकास, विशाल और सुखदेव पहलवान इस घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। इधर गाजियाबाद शादी में नीतीश के दोस्त नीतीश को ढूंढने लगे, क्योंकि नीतीश करीब 11-12 बजे के आसपास खाना छोड़कर विशाल यादव के साथ कुछ बात करने निकला था और उसे गए 2-2.5 घंटे बीत गए थे, लेकिन वह अब तक लौटा नहीं था। नीतीश के दोस्तों को उसकी फिक्र हुई तो उन्होंने नीतीश को बहुत ढूंढा, लेकिन वो उन्हें नहीं मिला। इसके बाद रात के करीब 3 बजे भरत दिवाकर नीतीश कटारा के घर पहुंचा और उसने नीतीश की मां नीलम कटारा को बताया कि शादी में खाने की थाली छोड़कर नीतीश किसी लड़के के साथ चला गया था। फिर उसके बाद नीतीश किसी को भी नहीं मिला। नीलम कटारा यह बात सुनकर बहुत घबरा गई। उन्होंने तुरंत भारती यादव को फोन किया, लेकिन भारती ने उन्हें बताया कि वह खुद भी कई घंटों से नीतीश को ढूंढ रही है। भारती ने नीलम कटारा से कहा कि उसे कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि शायद नीतीश उसके भाई विकास और विशाल के साथ जाते हुए देखा गया था। भारती ने नीतीश की मां नीलम कटारा को अपने पिता डीपी यादव का फोन नंबर दिया और कहा कि आप एक बार पापा से बात करो। नीलम कटारा ने तुरंत डीपी यादव को फोन किया, लेकिन डीपी यादव ने फोन नहीं उठाया। भारती ने एक बार फिर से नीलम कटारा को फोन किया और नीलम कटारा को पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराने को कहा, और जब सुबह होने तक भी नीतीश का कुछ पता नहीं चला तो थक हार कर नीलम कटारा ने गाजियाबाद के कविनगर थाने में जाकर अपनी बेटे के लापता होने की रिपोर्ट लिखवाई। साथ ही उन्होंने पुलिस को यह भी बताया कि मेरा बेटा नीतीश आखिरी बार डीपी यादव के बेटे और भांजे के साथ देखा गया था। इसके बाद 17 फरवरी को एक व्यक्ति को खुर्जा शहर के उस सुनसान पुल के नीचे बहुत ही खराब स्थिति में पड़ी हुई एक लाश दिखाई दी। उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस तुरंत खुर्जा शहर पहुंची तो पुलिस के सामने जमीन पर औंधे मुंह पड़ी हुई बुरी तरह से जली एक लाश थी। तभी कविनगर पुलिस स्टेशन में नीतीश की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के कारण पुलिस ने 20 फरवरी को नीलम कटारा को उस लाश की पहचान करने के लिए बुलाया। इसके बाद नीलम कटारा अपने परिवार के साथ उस लाश की शिनाख्त करने पहुंचे। हालांकि उस लाश की हालत ऐसी नहीं थी कि कोई उसे देखकर यह बता पाता कि यह लाश किसकी है, लेकिन नीलम कटारा एक मां थी। उस शव एक बायां हाथ ही ऐसा था जो जलने से बच गया था और नीलम कटारा उस हाथ को देखते ही पहचान गई थी कि यह उनके बेटे नीतीश की ही लाश है।
और लाश के पास से एक घड़ी भी मिली थी जो नीतीश कटारा की ही थी। अपनी आंखों के सामने अपने बेटे की लाश को देखकर नीलम कटारा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उन्हें ऐसा लगा कि उनकी पूरी दुनिया ही खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर जल्दी ही उन्होंने खुद को संभाल लिया और उन्होंने मन ही मन यह प्रण कर लिया था कि वह अपनी बेटे को न्याय जरूर दिलाएगी और नीतीश के हत्यारों को फांसी के फंदे तक ले जाएगी। वो समझ गई थी कि अगर वह अभी टूट गई तो वह अपने बेटे को कभी न्याय नहीं दिला पाएंगी। नीलम कटारा ने उसी हालत में अपने फैमिली डॉक्टर से पूछा कि दिल्ली में डीएनए टेस्ट कहाँ होता है, क्योंकि वह यह नहीं चाहती थी कि उनके बेटे का केस भी जेसिका लाल हत्याकांड की तरह ही न हो जाए, जिसमें फॉरेंसिक रिपोर्ट ही बदल दी गई थी। और उन्हें डर था कि दोषियों को बचाने के लिए कहीं लाश को ही ना बदल दिया जाए, जिसके बाद डीएनए टेस्ट का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। इसीलिए उन्होंने पुलिस से कहा कि यह लाश दिल्ली ले जाएगी, न कि गाजियाबाद, और बड़ी कोशिशों के बाद नीतीश के शव को दिल्ली लाया गया। इसके बाद उस शव का नीलम कटारा से डीएनए टेस्ट करवाया और जिससे यह कंफर्म हो गया था कि लाश नीतीश कटारा की ही है, क्योंकि आरोपी यूपी के एक बाहुबली नेता डीपी यादव के घर से था। इसलिए जल्दी ही यह मामला मीडिया में फैल गया। इधर पुलिस के ऊपर बहुत दबाव था, क्योंकि एक आरोपी विकास यादव एक बाहुबली नेता डीपी यादव का बेटा था, तो वहीं दूसरा आरोपी विशाल यादव उनका भांजा था। और दूसरी तरफ पुलिस पर इस केस को जल्दी सॉल्व करने का भी दबाव पड़ रहा था। एक तो मीडिया का प्रेशर था और दूसरा नीलम कटारा के परिवार में अधिकतर लोग अधिकारी रंग के थे, तो उनका दबाव भी पुलिस के ऊपर बढ़ रहा था। शादी वाली रात यानी 17 फरवरी की रात को कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने नीतीश कटारा को विकास यादव, विशाल यादव और एक तीसरे व्यक्ति के साथ टाटा सफारी में बैठकर जाते हुए देखा था। पुलिस ने उन लोगों के बयान लिए और फिर पुलिस विकास यादव, विशाल यादव और उस तीसरे व्यक्ति जो के सुखदेव पहलवान था उसकी खोजबीन में लग गई। और फिर 11 मार्च 2002 को पुलिस ने नीतीश कटारा हत्याकांड में इस्तेमाल की गई कार को बरामद कर लिया। इसके बाद 23 अप्रैल 2002 को पुलिस ने मध्य प्रदेश के डबरा रेलवे स्टेशन से विकास और विशाल को भी अरेस्ट कर लिया। और विकास और विशाल ने 25 फरवरी को पुलिस के सामने अपने जुर्म को भी स्वीकार कर लिया था और उन दोनों का इकबाले जुर्म को रिकॉर्ड भी किया गया। हालांकि कोर्ट में विकास यादव और विशाल यादव अपने बयान से पलट गए थे और एक न्यूज चैनल तो उस रिकॉर्डिंग को पाने में कामयाब भी हो गया था और उसने उस रिकॉर्डिंग को चलाया भी था। लेकिन कहा जाता है कि किसी प्रेशर की वजह से वो रिकॉर्डिंग फिर किसी चैनल पर दोबारा नहीं चलाई गई। यहाँ तक कि 23 अप्रैल 2002 को विकास यादव और विशाल यादव ने जिस पुलिस इंस्पेक्टर अशोक भदौरिया के सामने यह स्वीकार किया था कि नीतीश की हत्या उन्होंने ही की है, वो इंस्पेक्टर भी कोर्ट में अपने बयान से पलट गया था। जबकि शुरुआत में उसने भी यही कहा था कि कत्ल विकास और विशाल ने ही किया है। यह तो छोड़िए, इंस्पेक्टर अशोक भदौरिया ने उस कांस्टेबल ब्रिज मोहन मिश्रा को जज के सामने पेश नहीं किया जो विकास और विशाल की कन्फेशन के चश्मदीद गवाह थे, क्योंकि यह मामला गाजियाबाद कोर्ट में चल रहा था। इसलिए डीपी यादव पैसे और पावर से अपने बेटे और भांजे को बचाने में लगे थे। उधर नीलम कटारा को विकास और विशाल यादव के खिलाफ केस लड़ने के लिए कोई वकील ही नहीं मिल रहा था, और अगर मिल भी रहा था तो डीपी यादव उन्हें खरीद ले रहे थे। और यह पैसों और राजनीतिक रसूख की ही देन थी जो नीलम कटारा के वकील ने इस केस की सबसे अहम गवाह भारती यादव को जानबूझकर गवाहों की लिस्ट से बाहर कर दिया था। वहीं साल 2002 से साल 2000
4 तक विकास यादव को छोटी छोटी बातों पर करीब 66 बार बेल मिली और नीलम कटारा ये अच्छे से जान चुकी थी कि अगर इस केस को जल्दी ही यूपी से बाहर ट्रांसफर नहीं कराया गया तो उनके बच्चे को न्याय मिल पाना असंभव हो जाएगा। इसलिए उन्होंने इस केस को यूपी से दिल्ली ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी और फिर 23 अगस्त 2002 को सुप्रीम कोर्ट ने नीलम कटारा की बात मानते हुए इस केस को यूपी से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया और नीलम कटारा के लिए यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही। इसके बाद 23 नवंबर 2002 को कोर्ट ने विकास यादव और विशाल यादव के खिलाफ आरोप तय किए। तीसरा आरोपी सुखदेव पहलवान, जो कि अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया था, उसके खिलाफ एक अलग मुकदमा शुरू किया गया। सुखदेव पहलवान को आगे साल 2005 में अरेस्ट किया गया। इधर एक मां ने अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया था, उधर एक बाप अपने बेटे और भांजे को बचाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रहा था। डीपी यादव ने अपनी बेटी भारती यादव को नीतीश कटारा की लाश मिलने के बाद इंग्लैंड भिजवा दिया था, क्योंकि कोर्ट में भारती यादव की गवाही नीलम कटारा के लिए बहुत ही अहम थी और डीपी यादव बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। हालांकि कोर्ट में लगातार भारती की अहम गवाही की मांग की जा रही थी। भारती यादव ने इंग्लैंड से नीतीश कटारा के भाई नितिन कटारा को कुछ ईमेल भी भेजे थे, जिनमें उसने अपने पिता डीपी यादव पर नीतीश की हत्या को मंजूरी देने का आरोप लगाया था। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा गवाह भी था जो नीलम कटारा के साथ अंत तक खड़ा रहा। इसके बावजूद भी उसको और उसके परिवार को कई बार जाते हुए मारने की कोशिश की गई। उसके परिवार को प्रताड़ित भी न्याय दिलाने में गवाह का नाम योगदान अजय कटारा। अजय कटारा 7 अप्रैल 2003 यादव, विशाल यादव और सुखदेव पहलवान के होने के लिए पहला समन जारी किया और कोर्ट द्वारा ऐसे कई समन जारी किए गए, कई नोटिस भेजे गए, लेकिन भारती यादव कोर्ट में नहीं आई और इस तरह कटारा परिवार को न्याय दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी नीलम कटारा ने हार नहीं मानी थी, क्योंकि उन्हें जो हराना था वह बहुत पहले ही हार चुकी थी। नीलम कटारा भारती की गवाही के लिए कोर्ट में बार बार अपील करती रही, यह जानते हुए भी कि भारती अपनों का ही पक्ष लेगी। लेकिन इस बार भी नीलम कटारा की ही जीत हुई, क्योंकि भारती यादव के कोर्ट में पेश न होने पर कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित करने और उसका पासपोर्ट रद्द करने की बात कह दी। और इधर भारती का वीजा भी 30 नवंबर 2006 को समाप्त हो रहा था, जिससे भारती के लिए इंग्लैंड में रहना मुश्किल हो जाता। आखिर मजबूरी में भारती के परिवार वालों को उसे इंडिया बुलाना पड़ा। इसके बाद भारतीय यादव कोर्ट में पेश हुई। 25 अप्रैल 2006 को भारती ने अपनी गवाही दी, लेकिन भारती ने अपनी गवाही में नीतीश कटारा के साथ अपने किसी भी तरह के रोमांटिक रिश्ते से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह दोनों तो केवल करीबी दोस्त थे। भारतीय से जब नीतीश के भाई नितिन को भेजी ईमेल के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि मैंने तो नितिन को कोई ईमेल नहीं भेजा और वह ईमेल आईडी भी उसकी नहीं है जिससे नितिन को ईमेल भेजे गए थे। लेकिन उसने कोर्ट में यह जरूर मान लिया था कि उसने नीतीश कटारा को उपहार और कार्ड भेजे थे। इसके बाद 2 अप्रैल 2008 से निचली अदालत ने इस केस की रोजाना सुनवाई शुरू कर दी और फिर 23 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई पूरी हो गई। निचली अदालत ने नीतीश की हत्या को ऑनर किलिंग मानते हुए 28 मई को विकास यादव और विशाल यादव को दोषी करार दिया। फिर 30 मई 2008 को निचली अदालत ने अपहरण करने, हत्या
करने और सबूत मिटाने के जुर्म में उन दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई, जिसमें विकास यादव और विशाल यादव को बिना किसी छूट की जेल में 30 साल कैद में बिताने पड़ते। और वहीं 10 जुलाई 2011 को निचली अदालत ने नीतीश कटारा हत्याकांड के तीसरे दोषी सुखदेव पहलवान को भी उम्र कैद की सजा सुनाई, जिसमें सुखदेव पहलवान को भी बिना किसी छूट के 25 साल कैद में रहना था। निचली अदालत के इस फैसले के बाद नीलम कटारा दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंची और उधर विकास और विशाल भी उम्र कैद की सजा के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे, लेकिन हाई कोर्ट ने भी लोअर कोर्ट के फैसले को सही ठहराया और यह माना कि नीतीश की हत्या ऑनर किलिंग ही थी। हाई कोर्ट ने यह भी माना था कि यह अपराध रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में आता है, लेकिन हाई कोर्ट ने अपराधियों को यह कहते हुए फांसी से बचा दिया कि दोषियों में अभी भी सुधार की गुंजाइश है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी 2 अप्रैल 2014 को लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए विकास यादव और विशाल यादव को बिना किसी छूट के 30 साल कैद और सुखदेव पहलवान को भी बिना किसी छूट के 25 साल कैद की सजा सुना दी। लेकिन एक बार फिर से नीलम कटारा दोषियों को फांसी की सजा दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मांग को ठुकरा दिया। लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने माना था कि यह मामला ऑनर किलिंग का था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा मानने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यह मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में नहीं आता है। इसके बाद 3 अक्टूबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट हाई कोर्ट द्वारा दोषियों को दी गई सजा को कम करते हुए विकास और विशाल को बिना किसी छूट के 25-25 साल की सजा और सुखदेव पहलवान को भी बिना किसी छूट 20 साल की सजा सुनाई है। जो भी हो, अंत में सत्य की जीत हुई और एक माँ की जीत हुई। सलाम है ऐसी माँ को जो तमाम मुश्किलों और धमकियों के बावजूद भी अपनी बेटे को न्याय दिलाने के लिए खड़ी रही। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते